डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9 का इंग्लिश का यूनिट नंबर 2 इकबाल्स मैसेज टू यूथ इसका जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एसएसटी जनरल से रिलेटेड वो सारा डिस्कस करेंगे। ये एसएसटी जनरल का लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने पहला वाला लेक्चर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में पहला वाला लेक्चर पड़ा है, आप वो देखें, फिर यहाँ पे आ जाए इंशाल्लाह। इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है इंशाल्लाह। उसके बाद आपका सारा जितने भी चीज़ें हैं वो सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आइए चलते हैं, इस लेक्चर को शुरू करते हैं। ओके, जो हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है वो है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। अच्छा, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। आसान सा टॉपिक है तो इसको जल्दी से करते हैं। प्रीफिक्स इज अ वर्ड, a set of letters that is added to the beginning of a word to change its meaning। यानी प्रीफिक्स एक ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जो आप किसी लफ्ज़ के शुरू में लगा लेते हैं और उस लफ्ज़ का मीनिंग जो है ना चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड है हैप्पी, तो हैप्पी के आगे उससे पहले अगर हम दो वर्ड्स लेटर्स लगा लेते हैं UN, ठीक है, तो ये एक प्रीफिक्स है। यानी आप किसी लफ्ज़ के शुरू में आपने एक लेटर्स ग्रुप ऑफ लेटर्स को लगा दिया, प्रीफिक्स लगा दी UN अन, तो ये वर्ड क्या बन जाएगा? अनहैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश, अनहैप्पी का मतलब होता है नाखुश। इसकी मीनिंग क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो प्रीफिक्स एक ऐसे लेटर्स का मजमूआ होता है, अगर आप इसको किसी वर्ड के शुरू में लगा देते हैं तो वो वर्ड क्या होता है? उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। दूसरा हमारे पास वर्ड है एग्री। एग्री का जो अगर हम प्रीफिक्स लगा लेते हैं DIS, डिस, तो ये क्या बन जाएगा? डिसएग्री। अंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड। अच्छा, तो अंडरस्टैंड में अगर हम देखते हैं तो मिसअंडरस्टैंड इससे बन जाएगा। तो इसमें जो MIS है, मिस से, ये क्या है? प्रीफिक्स है। इस तरह करेक्ट है, करेक्ट से पहले आप प्रीफिक्स लगा दो तो ये क्या बन जाएगा? इनकरेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें MCQs इस तरह से आ सकते हैं कि आपको एक वर्ड दिया गया होगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें बताएं कि उसके यानी सफिक्स के नीचे या प्रीफिक्स के नीचे लाइन लगा होगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये प्रीफिक्स है या सफिक्स है। तो ये इस तरह के MCQs इसमें आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा हमारे पास जो टॉपिक है इसके साथ जो दूसरा है वो है सफिक्स। अ सफिक्स इज अ सेट ऑफ लेटर्स दैट इज एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। यानी सफिक्स जो होता है ये सेट ऑफ लेटर्स होते हैं, कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जो आप किसी वर्ड के आखिर में लगा देते हैं तो उस वर्ड की मीनिंग चेंज हो जाती है। ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं सफिक्सेस भी दी है कुछ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है पहला पहला यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, तो इस टेबल में आपके पास काफ़ी सारे सफिक्सेस लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस टेबल में हम डायरेक्ट हम एग्जांपल वर्ड्स पे आते हैं। एग्जांपल को ज़रा देखते हैं। पहला पहला वर्ड है हमारे पास एग्जांपल वर्ड में, अगर आप देखते हैं टेरेबल, तो टेरेबल में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो सफिक्स है वो है IBLE, एबल। ठीक है, टेरेबल। ब्यूटीफुल में हमारे पास है FUL। अच्छा, टूथलेस, टूथलेस में हमारे पास LEES सफिक्स है। इस तरह जितने भी ब्लू कलर के जो वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, ये हमारे पास सारे क्या है? प्रीफिक्सेस है। जिस तरह आप वर्कर को देखते हो तो इसमें भी प्रीफिक्स ER लगा है। पेमेंट को देखते हो तो MENT। हैप्पीनेस में अगर आप देखते हो तो NEES। तो ये सारे क्या है? सफिक्सेस है। ओके, तो ये तो हो गया प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। इसमें कोई इतनी खास चीज़ नहीं है, बस अगर आपसे पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि फॉर एग्जांपल एक वर्ड है पेमेंट, तो पेमेंट में ये जो MENT है ये क्या है? प्रीफिक्स है या सफिक्स है? इस तरह के आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, अब जो है ना नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वही टॉपिक है प्रीफिक्स एंड सफिक्स का। ये एक्सरसाइज है। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय राइटिंग द करेक्ट प्रीफिक्स इन द ब्लैंक स्पेस। यू कैन यूज अ डिक्शनरी टू हेल्प यू। तो कुछ प्रीफिक्सेस दी है, तो इस प्रीफिक्सेस के ज़रिए से हम क्या करेंगे? इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करेंगे। अच्छा, पहला पहला है हमारे पास आई जस्ट कांट बिलीव इट, द स्टोरी इज डैश अनबिलीवेबल। ठीक है, दूसरा है हमारे पास नो दैट आंसर इज इनकरेक्ट, इट इज रॉन्ग। ठीक है, तीसरा अगर हम देखते हैं लेट अस लुक एट दिस इंफॉर्मेशन अगेन, वी शुड डैश व्यू। तो व्यू से पहले आप क्या लगाते हैं? प्रीफिक्स लगाते हैं रिव्यू। ठीक है, अच्छा, चौथा नंबर देखते हैं। आई सा अलीना जस्ट अ मोमेंट अगो बट नाउ आई कांट फाइंड हर, जस्ट शी जस्ट डिसअपियर्ड। डिसअपियर्ड का मतलब होता है गायब हो जाना। ठीक है, अपीयर्ड का मतलब होता है जाहिर होना, नमोदार होना। डिसअपियर्ड मीन गायब हो जाना। ठीक है, तो यानी अपीयर्ड एक ऐसा वर्ड है, इसके शुरू में अगर आप प्रीफिक्स लगा लेते हैं तो इसका क्या बन जाता है? एंटोनिम बन जाता है डिसअपियर्ड। पांचवा है हमारे पास ओह आई एम सॉरी आई डिडंट हेयर यू करेक्टली।
आई मिसअंडरस्टूड यू। ओके, नीचे है कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग द सफिक्सेस फ्रॉम द लिस्ट। तो इसमें हमने सफिक्सेस पुट करने हैं। पहला पहला है हमारे पास फजीला कांट स्टे स्टिल, शी ऑलवेज वांट टू मूव, शी इज रेस्टलेस। दूसरा है हमारे पास राशिदा इज वेरी इंटेलिजेंट, राशिदा इज वेरी इंटेलिजेंट, शी इज एडोरेबल। ठीक है। तीसरा देखते हैं मलिहा कांट रिमेंबर एनीथिंग, शी इज वेरी फॉरगेटफुल। फॉरगेटफुल का मतलब होता है भुलक्कड़, ठीक है, यानी जो चीजें भूलते हैं। फोर्थ नंबर है आई अप्रिशिएट यूर ग्रेट एटीट्यूड, आई एम रियली थैंकफुल। ठीक है। द पांचवा है द बेस्ट थिंग अबाउट हर इज हर काइंडनेस। ठीक है, काइंडनेस होता है रहमदिली को कहते हैं। ओके, ये जो है ना इस टॉपिक में कोई इतना खास वो नहीं है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से करा दिया। आप अगर चाहते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट फिर भी देख लें, शायद कभी कभार इसमें से भी एमसीक्यूज आ जाते हैं। ओके, सो वी शैल नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोनाउंस। अच्छा, ये जो प्रोनाउंस का टॉपिक है, तो यहाँ पे अगर आप सेंटेंस के ये जो पेज है इसके बिल्कुल लास्ट लाइन देख लेते हैं, बिल्कुल आखिर आखिर में लिखा है टीचर्स गाइडलाइन रिमाइंड द स्टूडेंट्स प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स। तो इस टॉपिक एक्सरसाइज का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स है उसको प्रोनाउन और उसके काइंड्स की रिवीजन करवा दी जाए। यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया है, जस्ट एक्सरसाइज है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रोनाउन को पढ़ें, प्रोनाउन के जितने भी काइंड्स है वो सारे पढ़ें, फिर जो है ना आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें प्रोनाउन जितने भी ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, वो सारे मैंने डिस्कस किए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। अच्छा, प्रोनाउंस को जरा इसको देखते हैं कि इसमें क्या चीजें हैं। चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। पहला पहला है हमारे पास वी ऑल टोल्ड द बॉस that we wanted to have our salaries paid in advance but he just ignored। यहाँ पे क्या लगेगा, यानी we all told the boss, हम सब ने बॉस को बताया that we wanted to have our salaries paid in advance, कि हम चाहते हैं कि हमें सैलरी एडवांस में मिल जाए, but he just ignored, लेकिन उसने हमें क्या किया, इग्नोर किया। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, us लगाओगे। कौन सा प्रोनाउन लगाओगे, us। he just ignored us। okay, दूसरा देखते हैं when the man asked me how I had got his address, I told him that I was given it by a relative of him। ठीक है, यहाँ पे आप him लगाओगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाओगे। ठीक है, और पहला वाला भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन था। तीसरा देखते हैं although no one in the room seemed to follow anything said by the speaker, यानी कि रूम में जो था वो कोई भी उसको नहीं सुन रहा था, जो यानी बोलने वाला जो कुछ भी बोल रहा था तो वो उसको सुनने के लिए तैयार नहीं। यानी स्पीकर कहते हैं बोलने वाला, यानी स्पीकर जो उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा था, बोल रहा था, तो कोई भी उसकी इंस्ट्रक्शन को नहीं मान रहा था। तो एनीथिंग, यहाँ पे एनीथिंग सेड बाय द स्पीकर, ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके, फोर्थ नंबर देखते हैं आई होप यू विल एंजॉय योर सेल्फ एट द रीयूनियन पार्टी दिस वीकेंड बिकॉज आई वॉन्ट बी एबल टू बी देयर माई सेल्फ, यानी आई होप यू विल एंजॉय योर सेल्फ एट द रीयूनियन पार्टी। यहाँ पे कह रहे हैं कि आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप जो है ना एंजॉय करेंगे रीयूनियन पार्टी पे जो कि इस वीकेंड पे हो रही है, बिकॉज आई वॉन्ट बी एबल टू बी देयर माई सेल्फ, क्योंकि मैं खुद वहां पे मौजूद नहीं हूँगा। पांचवा देखते हैं वी डिसाइडेड टू डू ऑल द कुकिंग बाय आवर सेल्फ, यानी हमने फैसला किया कि हम सारी कुकिंग खुद करेंगे। अच्छा, फिर पांचवा देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद हु होम दैट विच व्हेन वेयर हुज, ये सारे हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस है। ठीक है, देयर में बी मोर देन वन करेक्ट आंसर, यानी एक ब्लैंक में आप एक से ज्यादा बार भी एक वर्ड को लगा सकते हैं। तो ये सारे हमारे पास क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस है। ओके, पहला पहला है हमारे पास द शॉप विच आई गो टू इज क्लोज्ड। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि यहाँ हम वो क्यों नहीं लगा सकते, द शॉप की जगह हम हु क्यों नहीं लगा सकते, उसके बाद हम हु क्यों नहीं लगा सकते, होम क्यों नहीं लगा सकते। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि हु जो है वो इस्तेमाल होता है इंसानों के लिए, होम भी जो है ना आप इंसानों के लिए इस्तेमाल करते हैं या लिविंग थिंग्स के लिए। शॉप जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसके लिए आप रिलेटिव प्रोनाउन विच का इस्तेमाल करते हैं या फिर दैट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो क्या करता है, दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाता है या अपने से पहले वाले प्रोनाउन की तरफ वो इशारा करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने देखा ना द शॉप विच आई गो टू, यानी दुकान जिसमें मैं जाता हूं, तो यहाँ पे जो विच है वो इशारा कर रहा है शॉप की तरफ। ठीक है, दूसरा देखते हैं यूर शॉप
विच विल प्रोबेबली बी शट डाउन नेक्स्ट ईयर इज रियली ओल्ड। यहाँ पे आप विच भी लगा सकते हो, दैट भी लगा सकते हो, ठीक है। तो दैट यहाँ पे ज्यादा आप क्या कर सकते हो, यानी सुटेबल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट भी है, पहले पहले सेंटेंस में भी शॉप लगा है, नीचे सेंटेंस में भी शॉप लगा है, लेकिन फिर ज़हन में सवाल पैदा होता है कि शॉप तो चूंकि नॉन लिविंग है तो इसके लिए तो हम विच दोनों के लिए लगा सकते हैं, तो नीचे वाले के लिए हमने दैट क्यों लगाया है। अब देखें विच का जो इस्तेमाल है ना, जब हम कोई चीज मतलब कि हमारे पास चार पांच चीजें हो और उनमें से हम किसी चीज को के बारे में हम बताते हैं, तो फिर हम यानी अगर हमारे पास चॉइस हो तो फिर हम विच का इस्तेमाल करते हैं। अब द शॉप विच आई गो टू इज क्लोज, यानी दुकानें तो बहुत सारे हैं लेकिन वो दुकान की बात हो रही है जिसके लिए मैं जाता हूँ। यहाँ पे आप बहुत सारी दुकानों में से एक दुकान का इंतखाब किया है, इसलिए आपने विच का इस्तेमाल किया है। अब दूसरे सेंटेंस में देखें ना, आप यूर शॉप डायरेक्टली आपको बता दिया गया है कि कौन सा शॉप है, स्पेसिफाई किया गया है, इसलिए आप विच का इस्तेमाल नहीं करते, आप दैट को प्रेफर कर रहे हो, ठीक है। तीसरा देखते हैं, आई हैव मेट मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर ईगर टू टेक पार्ट इन द कंपटीशन। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है, हु आप सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यानी एक बंदे के लिए भी आप हु का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादा लोगों के लिए भी आप हु का इस्तेमाल करते हैं, और ये हमेशा सब्जेक्ट का काम करते हैं सेंटेंस में। चौथा देखते हैं, डू यू नो द रीजन वाई और ऑफर वॉज रिजेक्टेड। क्या आपको रीजन पता है कि हमारे जो ऑफर था वो क्यों रिजेक्ट किया गया, ठीक है। अच्छा, पांचवा देखते हैं, डू यू रिमेंबर द टाउन। क्या आपको वो टाउन याद है, वेयर यू वर बॉर्न, जहां पे आप पैदा हुए थे। तो ये तो दोनों तो बहुत ही ज्यादा सिंपल हैं, ओके। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रोनाउन एंड इट्स काइंड यानी रिलेटिव प्रोनाउंस हो गए, पर्सनल प्रोनाउंस हो गए, इंडेफिनिट प्रोनाउंस हो गए, ये सारे आप क्लियर करें। और चैप्टर वाइज यहाँ पे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम उन चीजों पे नहीं जाएंगे, ठीक है। ओके, सो वी शैल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पुट द फॉलोइंग इंडेफिनिट प्रोनाउंस इनटू द करेक्ट ब्लैंक्स। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है फिर से प्रोनाउन की एक टाइप है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। कुछ प्रोनाउंस दिए हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस, जैसे कि एनीवेयर, एनीवन, समथिंग, एवरीवन, नथिंग, समवन। इसके जरिए से हमने सेंटेंसेस को फिल करना है। पहला पहला है हमारे पास, कांट यू हेयर दैट समवन इज नॉकिंग ऑन द डोर। क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा कि कोई दरवाजे पे नॉकिंग कर रहा है। दूसरा देखते हैं, आई वॉज वॉन्डरिंग इफ यू वुड लाइक समथिंग टू ड्रिंक। तीसरा देखते हैं, द फैमिली मेंबर्स हैव बीन बैडली इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, इज देयर एनीवन टू हेल्प देम। यानी कि जो फैमिली के मेंबर्स थे वो एक्सीडेंट में बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हुए हैं, इज देयर एनीवन टू हेल्प देम, क्या कोई है जो उसकी मदद कर सकता है। सीमा हैज जस्ट चेक द इंटरनेट हाउएवर शी कुडंट फाइंड द आर्टिकल एनीवेयर, ठीक है। यानी एनीवेयर का मतलब है कहीं पे भी, यानी सीमा ने इंटरनेट को चेक किया लेकिन उसके बावजूद भी उसको आर्टिकल कहीं पे नहीं मिला। पांचवा देखते हैं, अनफॉर्चुनेटली दिस प्लांट इज ऑलरेडी डेड एंड देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट। यानी बदकिस्मती से ये पौधा पहले ही मर चुका है, एंड देयर इज नथिंग, और कुछ भी हम नहीं कर सकते, वी कैन डू अबाउट इट, यानी और इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, ओके। डी नंबर है हमारे पास, अंडरलाइन द प्रोनाउन इन ईच सेंटेंस बिलो, सर्कल द एंटेसिडेंट और द प्रोनाउन रेफर्स टू। प्रोनाउन का तो आपको पता है कि जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, एंटेसिडेंट यानी उस नाउन को हम कहते हैं जिसके लिए आपने प्रोनाउन इस्तेमाल किया है। अब पहला सेंटेंस है, इसमें हमारे पास अगर हम देखते हैं, सैमा वॉक टू द पार्क। सैमा एक प्रोनाउन है, सॉरी सैमा एक नाउन है, ये एंटेसिडेंट है। शी इंजॉयड जंपिंग ऑन द ट्रेम्पोलाइन, ठीक है, शी जो है ये एक प्रोनाउन है। एंटेसिडेंट जो है ना वो प्रोनाउन होता है जो अपने से पहले वाले नाउन की तरफ इशारा करता है। तो पहले सेंटेंस में अगर हम देखते हैं, पहले दो जुमलों में शी प्रोनाउन है और नाउन वो किस नाउन की तरफ इशारा कर रहे हैं, सैमा की तरफ। सैमा उसका क्या है, एंटेसिडेंट है। दूसरा देखते हैं, शमा लव्स टू वॉक ऑन द बीच, शी वॉचेस द सनसेट ऑफन। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, शी प्रोनाउन है और उसका जो एंटेसिडेंट है वो है शमा। तीसरा देखते हैं, दाऊद इंजॉयज प्लेइंग बास्केटबॉल। अब यहाँ पे दाऊद क्या है, एंटेसिडेंट है, बास्केटबॉल भी एंटेसिडेंट है, ये दोनों नाउन्स है, तो इन दोनों के लिए प्रोनाउंस भी इस्तेमाल किए गए हैं। दाऊद के लिए अगले सेंटेंस में देखें, ही नोज दैट इट इज हिज फेवरेट स्पोर्ट। ही जो है ना दाऊद की जगह इस्तेमाल हुआ है, इट जो है ना बास्केटबॉल की जगह इस्तेमाल हुआ है। तो ही एंड इट आर द प्रोनाउंस व्हाइल दाऊद एंड बास्केटबॉल आर द एंटेसिडेंट्स। चौथा सेंटेंस देखते हैं, अबरार जमाल एंड मनान एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, दे लव टीम वर्क। दे प्रोनाउन है, अबरार जमाल एंड मनान दे आर द एंटेसिडेंट, ठीक है। पांचवा देखते हैं, द शॉपर कुडंट फाइंड हिज कार इन द पार्किंग लॉट। अच्छा, द शॉपकीपर या शॉपर, अच्छा द शॉपर कुडंट फाइंड हिज कार इन द पार्किंग लॉट, ओके।
तो द शॉपर है या शॉपकीपर है जो भी है, तो यहाँ पे द शॉपकीपर है, जो शॉपर है वो हमारे पास एंटेसिडेंट है, नाउन है, और हिज जो है ना यहाँ पे उसकी जगह प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है। ओके, इसके बाद जो इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें एमसीक्यूज भी आए थे ईटा में, और इसमें से ही एमसीक्यूज आते हैं, इसको जरा डिस्कस करते हैं। एनाफोरिक एंड कैटाफोरिक रेफरेंस। सबसे पहला हमारे पास है एनाफोरिक रेफरेंस। अच्छा, एनाफोरिक रेफरेंस क्या होता है? एनाफोरिक रेफरेंस मींस दैट अ वर्ड इन अ टेक्स्ट refers back to other ideas in the text for its meaning। अच्छा, अगर इसकी आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको दूसरी तरफ से बता सकता हूँ। एनाफोरिक रेफरेंस जो है ना, एक फॉर एग्जांपल एक वर्ड होता है ना, जो अपने से पीछे सेंटेंस में पीछे वाले वर्ड की तरफ इशारा करता है मीनिंग के लिए, तो उसको हम कहते हैं, वो जो वर्ड होता है, दूसरा वर्ड होता है, उसको हम एनाफोरिक रेफरेंस कहेंगे। ठीक है, यानी एनाफोरिक रेफरेंस में क्या होता है? बैकवर्ड रेफरेंस होते हैं, यानी एक प्रोनाउन होता है जो क्या करता है, अपने से पहले वाले नाउन की तरफ इशारा करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऊपर वाले सेंटेंसेस में देखते हैं ना, डी नंबर में, अंडरलाइन द प्रोनाउन इन ईच सेंटेंस बिलो। Sema walked to the park. She enjoyed jumping on the trampoline। तो यहाँ पे जो she है ना, ये एक एनाफोरिक रेफरेंस है, क्योंकि she अपने से पहले वाले नाउन सेमा की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, तो she यहाँ पे एनाफोरिक रेफरेंस है। इन द सेम वे, ये जितने भी आप सेंटेंसेस देख रहे हैं, शमा loves to walk on the beach, she watches the sunset often, जितने भी प्रोनाउंस इस्तेमाल हुए हैं ये सारे एनाफोरिक रेफरेंसेस है, क्योंकि ये अपने से पहले वाले नाउन की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। तो एनाफोरिक रेफरेंस में बैकवर्ड रेफरेंस होता है, एक प्रोनाउन होता है जो अपने से पहले वाले नाउन की तरफ इशारा करता है। ठीक है, आई होप कि ये एनाफोरिक रेफरेंस आपका क्लियर होगा। जबकि जो कैटाफोरिक रेफरेंस होता है वो इसका बिल्कुल उलट होता है, प्रोनाउन पहले लगेगा, जबकि जो नाउन होगा जिसकी तरफ वो इशारा करेगा वो उसके बाद में आएगा। यानी पहले प्रोनाउन, कैटाफोरिक रेफरेंस हो, प्रोनाउन होगा, उसके बाद नाउन आएगा। एग्जांपल्स को जरा देखते हैं बुक में, उसके अगले पेज पे। अच्छा, एनाफोरिक रेफरेंस के तो मैंने एग्जांपल दिए थे, तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा कैटाफोरिक रेफरेंस का। तो दूसरे नंबर पे आ जाओ एग्जांपल पे। कैटाफोरिक रेफरेंस का जो एग्जांपल है वो है when he arrived, Ashraf noticed that the door was open। In this example, the pronoun he is cataphoric reference because it refers to the noun Ashraf that is introduced later in the text। यानी यहाँ इस सेंटेंस में अगर आप देखते हैं when he arrived, Ashraf noticed that the door was open, प्रोनाउन पहले इस्तेमाल हुआ है, जबकि जो नाउन है जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है वो आगे की तरफ है। यानी प्रोनाउन यहाँ पे इशारा कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो कैटाफोरिक रेफरेंस आप सिंपली ये याद रख सकते हो कि उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रेफरेंस। वो प्रोनाउन जो अपने से आगे वाले नाउन की तरफ पॉइंट करता है तो उसको हम कैटाफोरिक रेफरेंस कहते हैं। जबकि अगर आप पहले वाले सेंटेंस को देखते हो, पहले वाले एग्जाम्पल पे आ जाओ, आई वेंट आउट विद जमीला ऑन संडे, शी लुक्ड कंफ्यूज्ड। यहाँ पे अगर आप देखते हैं, इन दिस एग्जाम्पल द प्रोनाउन शी इज एनाफोरिक रेफरेंस। यहाँ पे शी जो है एनाफोरिक रेफरेंस है। इट रेफर्स टू द नाउन जमीला दैट इज इंट्रोड्यूस्ड अर्लियर इन द टेक्स्ट, क्योंकि ये अपने से पीछे वाले नाउन जमीला की तरफ इशारा कर रहा है जो कि उससे पहले आ रहा है, यानी ये पीछे की तरफ इशारा कर रहा है। तो एनाफोरिक रेफरेंस में प्रोनाउन अपने से पीछे वाले नाउन की तरफ इशारा करते हैं। कैटाफोरिक रेफरेंस में जो प्रोनाउन होता है वो पहले आता है, जबकि वो जिस नाउन की तरफ इशारा करता है वो उसके बाद में आता है। So dear students, that was all about today's lecture, यूनिट नंबर 2 आज हमने फिनिश किया। कल इंशाल्लाह हम यूनिट नंबर 3 करेंगे क्लास 9 का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये पूरी सीरीज देखने के लिए और इसकी वीडियो रिसीव करने के लिए बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिएगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।